नमस्कार, मैं हूं अशिता और आप देख रहे हैं बिजनेस बुलेटिन बिजनेस एज। और आज बात होगी बैंकिंग सेक्टर की। सबसे पहले बात करेंगे जनधन योजना की। दरअसल ये बेहद महत्वाकांक्षी योजना रही सरकार की, जिसे बड़े अरमानों के साथ पीएम मोदी ने शुरू किया था और सोचा था कि कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर को इससे एक नया एज मिलेगा, एक नया आयाम मिलेगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये योजना बैंकों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनधन योजना की शुरुआत बड़े जोर शोर से की थी, लेकिन अब यही जनधन खाते बैंकों के लिए मुसीबत का सबब बन गए हैं। जी हां, बैंक अधिकारियों की माने तो आरबीआई के दबाव के चलते जीरो बैलेंस पर खुले इन खातों को एक्टिव रखने के लिए बैंक खुद पैसे डाल रहे हैं। इतना ही नहीं, सूत्रों के मुताबिक पूरे देश में 11 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खुल चुके हैं। इनमें से 4 करोड़ से ज्यादा खातों में एक भी पैसा नहीं है। इधर सरकार इस योजना की तारीफ करते रहती है। वो ये भी दावा करती है कि आजादी के बाद पिछले 2 वर्षों के भीतर जितने खाते खुले हैं, उतने खाते कभी नहीं खुले। जनधन खातों से देश के खजाने में 35,000 करोड़ रुपए एकत्र हुए हैं। ये तो सरकारी आंकड़े हैं, लेकिन इस योजना की सच्चाई शायद कुछ और ही है। अशिता आनंद, नक्षत्र न्यूज, रांची। तो जनधन योजना आजकल मुसीबतों का सबब बनती चली जा रही है बैंकों के लिए, सरकारी बैंकों के लिए, क्योंकि वो इसे एक्टिव रखने के लिए खुद ही इसमें पैसे डाल रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ एक पैनल जुड़ रहा है, जिसमें हमारे साथ जुड़ रहे हैं पवन बजाज, जो को चेयरमैन है पीएचडी चेंबर के, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं डीके जैन, जो जाने माने बैंकर है। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का नक्षत्र न्यूज में। पवन जी, आपसे ही शुरू करते हैं। आपने ये रिपोर्ट देखी, आपने देखा कि कई खाते ऐसे हैं जिन्हें एक्टिव रखने के लिए पैसे बैंक खुद डाल रहे हैं, तो कितना बोझ पड़ रहा है इन पर? नहीं, देखिए, ये जो खाता खुलना शुरू हुआ तो इसका तो मूल जो प्रोसेस था कि जीरो बैलेंस से खुलना ही था जी। तो ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही है कि एक्टिव रखने के लिए बैंक इसमें पैसा क्यों डाल रही है। कारण इस खाते का तो मेन था ही कि भाई जीरो बैलेंस से आपको खुलना है। और हर जगह प्रधानमंत्री जी भी हम लोगों को ये बोल रहे हैं और बैंक भी बोल रही है कि जो खाते जीरो बैलेंस से खुलने थे उसमें हमारे देश के साधारण लोगों ने 35,000 करोड़ रुपया जमा किया, जहां पे कि 1 रुपया नहीं आने का था। तो हमारे देश के लोग भी बहुत उत्साहित रहे इस खाते को लेकर के। और ये खाता का एक बहुत बड़ा रूप है। ये हम लोग जनधन योजना खाता जो है, इसका बहुत बड़ी योजना है। आज ये जैसे ही खाते खुल रहे हैं तो कितना बड़ा जो सब्सिडी को लेकर के भ्रष्टाचार जो चल रहा है हमारे देश में जी। आप आज गैस की सब्सिडी ले लें, डायरेक्ट अब आपके खाते में जा रही है। कितना बड़ा भ्रष्टाचार उससे रुका। गैस के 2 दाम के सिलेंडर लोगों के पास में आते थे, डीलर के पास में, अब 1 दाम के सिलेंडर आ रहे हैं, तो वहां भ्रष्टाचार रुक रहा है। वैसे ही किरासन तेल का होने वाला है। आपका सबसे बड़ी सब्सिडी का अभी खेला आप देख रहे हैं कि खाद में हो रहा है। फर्टिलाइजर में 80,000 करोड़ रुपया का सब्सिडी जो है, आप ये समझिए किसानों के खेत में खाद जा नहीं रही है, और वो खाद जा रही है केमिकल कारखानों में, और उसकी सब्सिडी सरकार के ऊपर में हो रही है। तो ये सारे सब्सिडी के पैसे जब ये जनधन योजना के मार्फत से खुले खातों में जाने लगेगी तो कितना बड़ा भ्रष्टाचार का तंत्र इस देश में रुकने वाला है। हम लोगों को इसको इस दृष्टि से देखना, ये महज एक खाता नहीं है, देश की बहुत बड़ी योजना है। भ्रष्टाचार भी इससे हटेगा। जी। जैन जी, आप क्या सोचते हैं? कि ये जो खाता खोलने की स्कीम है, इसका मूल धारणा पहले यही थी कि गांव में जहां बैंकिंग एक्टिविटी नहीं है, कोना कोने में जाकर के बैंक की एक्टिविटी को मुहैया कराना और गांव के गरीबों को बैंक से जोड़ना। और इस कार्य में बैंक बहुत हद तक सफल रहे। गत 70 साल में जितने खाता नहीं खुले, हम समझते हैं गत 2 साल में करीब 21 करोड़ खाते बैंक में खुले हैं। इसीलिए इसके कोई कहे कि ये सफल नहीं हुआ है, ये बात मानने लायक नहीं है। लेकिन खाते खुले तो उसमें से बहुत सारे खाते खाली भी। अब मैं बताता हूँ, 21 करोड़ खाता खुला है, जिसमें 35,000 करोड़ रुपए आए हैं। आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि ऑन एन एवरेज 1,500 रुपया पर खाता है जी। जबकि मूल जो उद्देश्य था कि इवन जीरो बैलेंस में भी खाता खुलेंगे, जैसा कि पवन बजाज जी ने भी कहा जी। और आज भी कई इंडस्ट्रीज में, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी बैंक वाले घूमते हैं कि खाता आप जीरो बैलेंस में खोलिए और हमारे यहाँ खाता संचालन कीजिए, क्योंकि इससे बिजनेस का भविष्य बढ़ता है। तो ये 21 करोड़ जो खाता खुले, जीरो बैलेंस की आशा से खुले थे, लेकिन उसके बाद भी 35,000 करोड़ रुपया आया। दैट इज ए ग्रेट अचीवमेंट जी। उसके बाद
21 करोड़ खाता खुलने के बाद आपको कम से कम ये जो गरीब लोग पहले अपने पैसा को चीट फंड में रख देते थे एनबीसीसी में, ये ब्याज हाइयर रेट ऑफ इंटरेस्ट के कारण उस लालच में फंस जाते थे और पता चलता है 2 साल 3 साल के बाद एनबीसीसी वहां से गायब हो गया। तो गरीबों को कम से कम इससे भी मुक्ति मिलेगी। दूसरा, जो गरीब आदमी पहले बैंक के धरती पर चढ़ने में डरते थे वो आज बैंक में अंदर प्रवेश कर रहे हैं और लोन लेने के लिए भी उनको सुविधा दी जा रही है। इसके अलावा उनका 1 लाख का इंश्योरेंस होगा, रुपी कार्ड, उनको एटीएम कार्ड दिया जाएगा। इसके अलावा अगर वो ट्रांजैक्शन सही तरीके से 6 महीना करते हैं तो दे विल गेट ए बेनिफिट ऑफ ओवरड्राफ्ट और 5000 ऑल्सो। अब रहा कि जहाँ तक शिकायत का सवाल है, शिकायत तो भारत में हर स्कीम में होता है और ये इतनी अच्छी स्कीम और इतनी सफल स्कीम है जो वर्ल्ड में इसका नाम हुआ है। अब शिकायत का सवाल, शिकायत का मेन जो, तो फिर ये बात क्यों सामने आ रही है कि इन बैंकों, इन खातों को एक्टिव रखने के लिए बैंक को पैसे डाल रहे हैं? मैं बताता हूँ। शिकायत तो ऐसी है कि ये कहा जाता है कि ये अकाउंट डोरमेंट है या जीरो बैलेंस है जी। आप इन खातों को छोड़ दीजिए। मैं तो बैंक में गत 30-35 साल से काम कर रहा हूँ। इन खातों को छोड़ने के बावजूद भी जो नॉर्मल खाते हैं उसमें भी 25 से 30% डोरमेंट खाता होते हैं हर बैंक में एंड जीरो बैलेंस में भी होते हैं। अब रहा कि जीरो बैलेंस, तो गरीबों का खाता जब हम खोले हैं तो जीरो बैलेंस में तो होगा ही। हम उनसे कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि वो लाखपति और करोड़पति और लाख रुपए डालेंगे। जो पहले लाखपति या मध्यम वर्गीय परिवार के थे वो ऑलरेडी बैंक से जुटे हुए थे, एक नहीं अनेकों बैंक से जुटे हुए थे। लेकिन बैंक से जोड़ने का जो मकसद था, उसका सबसे बड़ा मकसद जो इन्होंने कहा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, उसमें सरकार बहुत हद तक सफल रही है। आज जो गैस का सब्सिडी इन्होंने कहा कि डायरेक्ट हमारे अकाउंट में जा रहा है, जिसके कारण जो लीकेज होता था कई बार इसमें भी तो खामियां देखने को मिलती हैं। किसमें? डीबीटी में भी नहीं, डीबीटी में कोई खामियां नहीं है। अब रहा कि उसमें हो रहा है क्या कि ये जो खाता लार्ज स्केल में खोला गया उसमें कुछ बैंकर्स के द्वारा भी गलती हुई और कुछ जो खाता धारी हैं वो भी ज्यादा चालाक बन गए। वो क्या चालाक बन गए कि इन्हें अनेक ब्रांचों में खाता खोल लिए। उन्हें ये भ्रम था कि हम सब जगह खाता खोलेंगे तो 5000 रुपए का ओवरड्राफ्ट का बेनिफिट हमें सब जगह मिल जाएगा जी। लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए आज सरकार ने एक नया कदम उठाया। इस सभी अकाउंट को आधार से सीडिंग किया जा रहा है। जब ये आधार से जुड़ जाएंगे तो वो 4 जगह पर ओवरड्राफ्ट नहीं ले सकेंगे। इसके लिए एक नेशनल एनसीपीआई बना है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो इनको आधार सीडिंग पर कंट्रोल करेगा कि ताकि ये खाता धारक सिर्फ एक ही जगह से ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी ले सकेंगे। तो इसमें कई फायदे हैं, नुकसान कोई नहीं है। डोरमेंट खाता तो लोग ही इसका फायदा उठाने में जुटे हुए हैं। डोरमेंट खाता तो पहले भी होते थे और आज भी हो रहे हैं। चलिए पवन जी, आप बताइए कि जनधन योजना काफी महत्वाकांक्षी योजना रही है, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसे जानते ही नहीं है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए, जानते नहीं है वो बात आपकी सही है, लेकिन उसके लिए बहुत प्रचार प्रसार हर लेवल पे हो रहा है। हर लेवल पे हो रहा है, यस। माने कहीं पे भी आप देखिए, हर जगह बैंकों के बाहर देखिए, वहां पे बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं। बैंक मैनेजर खुद जा करके लोगों को बोलते हैं कि भाई आप ये खाता खोलें। और जो बात आ रही है ना कि इस योजना में बैंकों को तकलीफ हो, ये देखिए, ये जो इंटरेस्टेड लोग हैं, जिन लोगों का कि अब इस धंधा से अपना गोरख धंधा बंद हो रहा है, ऐसे लोग इसके विरुद्ध में बातें उठा रहे हैं। आज 5000 रुपया की जो बात ओवरड्राफ्ट की हो रही है, आप बहुत से गरीबों को मैं जानता हूं, आप बोलिए, मैं वैसे गरीबों को 100-200 को आपके यहाँ पे स्टूडियो में ला सकता हूं, जिनको अपनी जरूरत का 1500 रुपया कभी अगर इमरजेंसी में दरकार होता है, तो ऐसे साहूकार बैठे हैं जो 1000 रुपया पे महीना में 200-200 रुपया ब्याज उनसे ले रहे हैं। तो ऐसे लोगों की जो रोजी रोटी छीनने वाली है, जो सब्सिडी का जो गोरख धंधा हमारे देश में चल रहा था, वो सारी ब्लैक मनी बंद हो रही है। तो इसके चलते ये लोग इस तरह का दुष्प्रचार कर रहे हैं। इससे बढ़िया योजना देश में हमारे ख्याल से आजादी के बाद में बहुत इक्की दुक्की योजना आई है ऐसी। ये कुछ राजनीतिक स्वार्थी लोग हैं जो अपने स्वार्थ का उल्लू सुधा करने के लिए ये हमारे मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए झूठ के इसमें बदनामी का प्रपंच पॉइंट खोज रहे हैं। अदरवाइज इसमें कोई पॉइंट नहीं है। एक बहुत सफल स्कीम है। कैसे देखते हैं आप, क्या भविष्य लग रहा है? भविष्य तो सारी, जैसे अभी जो नया सरकार इंश्योरेंस का की है कि जो भी 8 रुपया देगा, 12 रुपया पर साल का देगा, उन्हें 2 लाख रुपया का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिल जाता है। 330 रुपया का जो प्रीमियम देगा उसे 2 लाख का जनरल लाइफ इंश्योरेंस मिल जाएगा। इन्हें एटीएम कार्ड दिया जाएगा, मोबाइल बैंकिंग की सुविधा इन्हें सुविधा की जाएगी। जो ग्रामीण इलाका पहले बैंकिंग सुविधाओं से पूर्णतः अलग था, वो आज बैंकिंग सुविधाओं से जुट रहा है। अब रहा कि इतनी लोकप्रियता इस स्कीम की हो रही है, तो कुछ जो विरोधी हैं उन्हें यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो वो तरह तरह के हथकंडे लगाकर इस स्कीम को बदनाम करना चाह रहे हैं। और जहां तक आपने एक पॉइंट कहा कि बैंक वाले लोग पैसे जमा कर रहे हैं, ये एकदम गलत निराधार बात है। अगर कुछ ब्रांचेज में कोई अगर ब्रेनलेस आदमी पैसा जमा करता हुआ, आई कैन नॉट से अबाउट दैट, बट ऑन एन एवरेज कोई भी बैंक वाला अधिकारी ये ऐसा पागल नहीं है कि अपना पैसा निकाल के दूसरे के खाते में डालेगा।
बैंक ये पैसा जमा ही नहीं कर सकता। बैंक अपना पैसा, कोई ऐसा आरबीआई का कोई गाइडलाइन नहीं है कि बैंक का अपना पैसा आप इस खाते में जमा कर दें जी। तो ये बात जो है ये एकदम दुष्प्रचार हो रहा है और इसमें कहीं कोई तथ्य नहीं। तो जो इस तरह की बातें सामने आ रही है जगह जगह पर, वो दुष्प्रचार है और उसमें कोई दम नहीं है एकदम। फिलहाल आप लोगों का कहना है कि बैंकिंग सिस्टम का लगातार विस्तार हो रहा है जनधन योजना से। बहरहाल रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर जानेंगे कि जब आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती कर दी है तो क्या अब आपकी ईएमआई भी कम होगी। फिलहाल रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। College of Engineering Bhubaneswar, a learner's paradise for engineering and management education since 1999, offering Wi-Fi campus, in-campus hostel, e-learning library, and the proactive placement cell makes you excel in the campus drive. That's why CEB goes beyond education. Visit kaustubgroup.ac.in. लिटिल फ्लावर स्कूल, जहां संवरता है बच्चों का सुनहरा भविष्य। 20 सालों से आपके भरोसे का एकमात्र प्रतिष्ठित प्ले स्कूल, जहां सच होते हैं सपने, साकार होती है जिंदगी। सीबीएसई पैटर्न पर आधारित इंग्लिश मीडियम प्ले स्कूल। एडमिशन गोइंग ऑन बेबी प्री नर्सरी टू क्लास 7th। साथ ही डे केयर सेंटर में भी अपने बच्चों का कराएं नामांकन। लिटिल फ्लावर स्कूल, साकेत विहार, हरमू, रांची। Power Private Limited, engaged in power transmission, power distribution. The company works for NTPC, SR, Usha Martin, Jyoti Structure, Larsen & Toubro, Simplex, Chemon, UPL and RP Goenka Group. Praj Power Private Limited, C23 Park Road 1A, Gate number 1, Ashok Nagar, Ranchi, Jharkhand. ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं बिजनेस एज। सब जानते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में आरबीआई ने 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है रेपो रेट में, और जिस तरह से लोग सोच रहे थे वही हुआ। हालांकि इससे ज्यादा की भी उम्मीद कुछ लोगों ने लगाई थी। बहरहाल बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से आरबीआई ने कदम उठाए हैं तो क्या इसका फायदा कस्टमर्स को भी मिलेगा, क्या बैंक इसके लिए आगे बढ़ेंगे, क्या वो ब्याज दर को घटाएंगे, ये तमाम सवाल हैं जो इस वक्त उठ रहे हैं। फिलहाल इस पर देखते हैं एक रिपोर्ट। मौद्रिक नीति समीक्षा में आरबीआई के रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती से ग्राहकों में अब ये उम्मीद फिर से जगी है कि इसका लाभ उन्हें देर सवेर जरूर मिलेगा। इस दिशा में एसबीआई ने पहल भी शुरू कर दी है। भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा होम लोन पर ब्याज दर को 9.45% कर दिया गया है। वहीं ये भी सुनने में आ रहा है कि बैंक ने महिला ग्राहकों के लिए ये ब्याज दर 9.4% रखी है। दरअसल चिंता का सबब ये बना हुआ है कि पिछले साल के बीच के 4 चरणों में रिजर्व बैंक ने नीतिगत ब्याज दर में 1.25% की कटौती की थी, लेकिन बैंकों ने कर्ज के लिए आधार ब्याज दर में औसतन महज 63 बेसिस पॉइंट्स या 1% की ही कटौती की। इधर दूसरी ओर जमा पर औसतन ब्याज दर 93 बेसिस पॉइंट्स घटाए गए। ऐसे में देखना ये है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में आरबीआई के सख्त निर्देश के बाद बैंक अब कुछ नरमी दिखाते हैं या नहीं। अशिता आनंद, नक्षत्र न्यूज, रांची। तो ईएमआई कम होगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। पवन जी, आपको क्या लग रहा है कि ईएमआई अब कम होगी? ईएमआई देखिए, आपने बताया अभी कि स्टेट बैंक ने ऑलरेडी अपना स्टेप ले लिया ईएमआई कम करने का, आईसीआईसीआई बैंक ने स्टेप ले लिया ईएमआई कम करने का।
आज के दिन में कम्पिटिटिव बाजार है, ऐसा नहीं चल सकता है कि एक बैंक घटाएगी तो दूसरी बैंक नहीं घटाएगी तो चलने वाला है। तो ईएमआई तो कम होनी ही है। लेकिन जो एक बात आपने और जो बताई कि पिछले साल 1.5% के करीब कमा, लेकिन बैंकों ने 1% के हिसाब से कमाया इन टोटलिटी। तो इसके ऊपर में आरबीआई की बहुत नजर है और मेरे को लगता है कि अब ये जो मैनिपुलेशन थोड़ा हो रहा है कि बैंक उसमें से अपनी आमदनी बढ़ा लेने की चेष्टा करते हैं इस कमी को का फायदा लेकर के, उस पर आरबीआई की गाइडलाइन जैसी आ रही है और जितना आरबीआई मॉनिटरिंग कर रहा है, मेरे को लगता है कि वो भी जो ये लोग जो कर रहे हैं बैंक नहीं कर पाएंगे। ईएमआई घटेगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जी जैन जी आप बताइए। देखिए, ये मार्जिनल कोस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट का आविष्कार माने अनाउंसमेंट आरबीआई ने किया था गत महीना, और मार्जिनल कोस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग जिसे एमसीएलआर शॉर्ट में कहते हैं, इस एमसीएलआर के अंदर एक फार्मूला बनाया गया है जो मार्जिनल कोस्ट ऑफ जो फंड एप्रोप्रिएशन जो हम डिपॉजिट मोबिलाइज करते हैं प्लस रिपो रेट में जो बोरोइंग करते हैं रिजर्व बैंक के आधार पर, ये सब मिलाकर के जो इंक्रीमेंटल फंड के लिए जो इंक्रीमेंटल कोस्ट आता है दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कोस्ट। जी, इस मार्जिनल कोस्ट के अलावा भी 3 फैक्टर होते हैं जिसे लेंडिंग रेट डिसाइड करने के रूप में काम में लाया जाता है। दैट इज फर्स्ट है मार्जिनल कोस्ट ऑफ लेंडिंग, देन है नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द सीआरआर, मीन्स 4% ऑफ द टोटल डिपॉजिट इज केप्ट इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाय एवरी बैंक विच डज नॉट एक्रू एनी इंटरेस्ट। तो ये 4% जो बैंक का फंड वहां जाता है जिसमें बैंक को 1 पैसा भी ब्याज नहीं मिलता है, जिससे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है उनके लेंडिंग रेट के ऊपर। जी, तो पहला हुआ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, देन नेगेटिव इफेक्ट ऑफ सीआरआर, तीसरा है ऑपरेशनल कॉस्ट एंड चौथा इज द टेनर ऑफ लेंडिंग। ये चारों को मद्देनजर रखते हुए लेंडिंग रेट का स्ट्रक्चर डिसाइड किया जाता है 5 मैच्योरिटीज के लिए। दैट इज ओवरनाइट मैच्योरिटी, 1 मंथ मैच्योरिटी, 3 मंथ मैच्योरिटी, 6 मंथ मैच्योरिटी एंड देन 1 ईयर मैच्योरिटी। तो ये जो रिपो रेट 0.25 कट हुआ है लास्ट ईयर, तो अगर ये कोई सोचे कि 0.25 कट हुआ है देन एवरी इंटरेस्ट रेट विल बी रिड्यूस्ड बाय 25%, इट इज नेवर पॉसिबल बिकॉज फिक्सेशन ऑफ लेंडिंग रेट इज बेस्ड ऑन 4 फैक्टर्स। अब ऑपरेशनल कॉस्ट तो है जिसका 20% टोटल एक्सपेंडिचर में महत्व योगदान रहता है, जो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट है जिसका 70% योगदान रहता है। तो अगर हम डिपॉजिट जो मोबिलाइज करते हैं पब्लिक से, वो अगर 70% कॉस्ट एक्सपेंडिचर को बियर करता है, तो उसमें यदि हम कुछ कमी लाएंगे तो लेंडिंग रेट में हम कुछ कमी ला सकते हैं। लेकिन रिपो रेट 0.25%, इसका योगदान टोटल एक्सपेंडिचर इंटरेस्ट कॉस्ट में नेग्लिजिबल कॉस्ट है। तो आप देखे होंगे कि 2007-8 में आफ्टर फाइनेंशियल क्राइसिस देयर वाज ए शार्प कट, 4.75% रेपो रेट में कट हुआ था, उसके बावजूद भी टोटल 125 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट में कटिंग किया था पब्लिक सेक्टर बैंक में, क्योंकि इसका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशन नहीं है, इसके साथ अन्य फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए रेट का फिक्सेशन होता है। अभी एमसीएलआर पॉलिसी में इन्होंने कहा है कि हर मंथ आप एमसीएलआर को डिसाइड करेंगे, लेकिन ये रेट फ्लोटिंग रेट बेसिस पर होगी और बिजनेस को रेट जो होगा वो रीसेट होगा आफ्टर मैच्योरिटी ऑफ 1 ईयर। जी, तो रिपो रेट का तत्काल प्रभाव से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अभी जैसे 0.25 जो ये कट किए हैं, इसका असर नेक्स्ट जब रिवीजन होगा उसमें बैंकर्स अपने रिपो रेट के अलावा सीआरआर का इफेक्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट एंड बाकी चीज को जोड़कर अपना एवरेज कॉस्ट निकालेंगे, तब लेंडिंग रेट को फिक्सेशन करेंगे, इसलिए इसका कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। जी, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पर ये ईएमआई घटेगी या नहीं घटेगी, ये डिपेंड करता है। रेपो रेट में कटौती कर दी गई है, इसके बावजूद फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर जानेंगे कि क्या बैंकों का मर्जर भी होने वाला है, क्या इस पर भी जो है मंथन जारी है। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। Globus Elevators, the leading elevator company of India. We guarantee quality, reliability and punctuality. Products: home lifts,
passenger lifts, capsule lifts, and stair lifts. Globus elevators, first floor, Mahindra Arcade, Main Road, Ranchi. Hotel Daraso, international experience in hospitality with 3-star deluxe amenities. Motto, 100% guest satisfaction because we accommodate every expectation with fusion bar and olive multi-cuisine restaurant. तो बनाइए अपने सफर को सुहाना क्योंकि होटल दरासो है हॉस्पिटैलिटी में हर उम्मीद पर खरा। होटल दरासो, बिरसा चौक, खूंटी रोड, रांची। मखमली एहसास, दिलकश किनारा, कॉस्मो फर्नीचर से घर लगे प्यारा। शानदार सोफा सेट्स, डाइनिंग टेबल्स, स्टाइलिश किचन, खूबसूरत बेड्स। कॉस्मो, स्मार्ट इंडिया का स्मार्ट फर्नीचर। कॉस्मो, 2nd फ्लोर, मां लक्ष्मी प्लाजा, सहजानंद चौक, हरमू, रांची। मां कलावती हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, रे ऑफ होप। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर स्वागत है और आप देख रहे हैं बिजनेस एज। और आज बात हो रही है बैंकिंग सेक्टर की। दरअसल बैंकिंग सेक्टर में खास करके जो सरकारी बैंक है उनमें रिफॉर्म्स की जरूरत है क्योंकि जिस तरह से इस वक्त हालात बने हुए हैं उसमें सुधार लाना बेहद जरूरी हो जा रहा है। इसके लिए एक बॉडी बनाई गई है जो तमाम चीजों को मॉनिटर कर रही है, समय समय पर उसके अहम बैठकें भी हो रही हैं और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 22 जो सरकारी बैंक हैं उनको मर्ज करके 6 या 7 भी बनाया जा सकता है। फिलहाल इस पर देखिए खास रिपोर्ट। बैंक बोर्ड ब्यूरो की बैठक में कंसोलिडेशन, रिकैपिटलाइजेशन और एनपीए जैसे विषयों पर जमकर मंथन हुआ। साथ ही बैंकिंग सेक्टर के दिग्गज सरकारी बैंकों के रिफॉर्म एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और सरकारी बैंकों को ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाने पर भी विचार किया गया। इस बैठक में देश में मौजूदा 22 सरकारी बैंकों की संख्या घटाकर सिर्फ 6 या 7 रखने के प्रस्ताव पर भी विस्तार से चर्चा हुई। जानकारों के मुताबिक सरकारी बैंकों के विलय पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट में अपनी मंशा साफ कर दी थी कि वो महाबैंक बनाने की प्रक्रिया को अब ज्यादा दिनों तक नहीं टालेंगे। ऐसे में अब बीबीबी को न सिर्फ ये रोड मैप देना है कि किस आधार पर बैंकों को आपस में मिलाया जाना चाहिए, बल्कि इसे किस तरह से एक निश्चित समय सीमा के भीतर लागू किया जाए, इसे भी बीबीबी को ही तय करना है। अशिता आनंद, नक्षत्र न्यूज, रांची। पवन जी, आपको लगता है कि ये एक सोल्यूशन हो सकता है सरकारी सेक्टर के बैंकों को सुधारने का कि मर्जर कर दिया जाए, 22 को घटाकर 6 या 7 कर दिया जाए? देखिए, मेरे को तो लग रहा है बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। मैं एक छोटी सी उदाहरण पे आपको ये बता रहा हूं कि जैसे मान लीजिए आज एयरटेल कंपनी अपना मोबाइल निकाली है जी। अब एयरटेल कंपनी ही अपने मोबाइल का कनेक्शन डिफरेंट नाम में 10 कंपनी बना करके कर दे तो उसका कोई औचित्य नहीं है। सारी ये 22 की 22 बैंक सरकारी बैंक है और उसकी मालिक सरकार है। अब ये 22 बैंक अपने अपने तरीके से अपना अपना काम कर रही है। अगर इनको मिला करके संख्या 6, 7 या 5 कर दें तो मेरे ख्याल से तो बैंकिंग सेक्टर में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। बहुत बड़ा कॉस्ट कटिंग होगा, बैंक का स्टाफ नहीं कमेंगे, लेकिन जो आज ब्रांच इतनी ब्रांचें जो एक ही बैंक की ब्रांच आप देख रहे हैं तो उस पर बहुत बड़ा असर आने वाला है। तो मेरे ख्याल से बहुत क्रांतिकारी कदम होगा। आपस में जो प्रतिस्पर्धा की बात हो रही है बैंकों में, प्रतिस्पर्धा और अच्छी होगी। अभी 22 बैंक होने के कारण छोटी बैंक जब प्रतिस्पर्धा में आती है तो उनके पास में प्रतिस्पर्धा करने के लिए कोई मोटो नहीं रहता। वो किसी भी तरह से ग्राहक को पर्सनल रिलेशन पे और पे अकाउंट खुला लेती हैं, फिर जो भी मान लीजिए काम हो रहा है। लेकिन अगर सब मिल करके बड़ी महाबैंक की जो योजना 5 या 6 बैंक हो जाएंगी तो मॉनिटरिंग बहुत तगड़ी हो जाएगी और प्रतिस्पर्धा भी बहुत हेल्दी प्रतिस्पर्धा होगी और एक बहुत बड़ा बदलाव हमारे देश में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। जैन जी, आपको क्या लग रहा है कि ये इतना आसान होगा? क्योंकि बैंक के अपने यूनियंस भी होते हैं, क्या वो इसके लिए अग्री करेंगे? इतना आसान होगा?
देखिए, बेसिकली गत 30 साल से मैं एक ही चीज़ देख रहा हूँ, जब भी बैंक में कोई संकट आता है तो इन्हें दो ही चीज़ नज़र आती है, चाहे तो बैंक का प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए या बैंक का मर्जर कंसोलिडेशन किया जाए। तत्काल बैंक के पास, सरकार के पास एक समस्या है कि गत आने वाले 4 सालों में इन्हें 1,80,000 करोड़ रुपया कैपिटल इन्फ्यूज करना है, जो सरकार के पास संभव नहीं है। तो सरकार 4 साल में 75,000 करोड़ तक देने का अपना ताकत रखती है। इसके अलावा 1,10,000 करोड़ इन्हें अपने आप बैंक को अपने सोर्स से जुगाड़ करना है। तो इसके लिए BBB बैंकिंग बोर्ड ब्यूरो का स्थापना किया गया है, जिसका मुख्य काम है वो एक कड़ी का काम करेगा सरकार एंड बैंक के बीच में। तो इनका मुख्य काम तो ये है। उसके अलावा उनको ये दिया गया है कि आप अपॉइंटमेंट में जो करप्शन होता था टॉप में CMD और EDs के, वो उसको उनको रेगुलेट करेगा और अच्छे नाम को सजेस्ट करेगा। इसके अलावा ये जो कैपिटल क्राइसिस होने जा रही है, बैंक को जो कैपिटल इन्फ्यूजन की दरकार है, ये फंड कैसे व्यवस्था किया जाए इसके बारे में भी वो, तो इस पर भी काफी अहम दारोमदार हमारे पास वक्त की पाबंदी बहुत जी। तीसरा मैं 1 मिनट और बता दूं, मर्जर कंसोलिडेशन की जो बात है, ये 28 बैंक से 10 बैंक घटाने का ये है, लेकिन सवाल ये है कि 28 से 10 आने से ये सारी समस्या नहीं सॉल्व होने वाली है, जब तक कि हम कल्चर नहीं सॉल्व करेंगे, राजनीतिक कल्चर को सुधारना होगा। चलिए, वक्त की पाबंदी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सरकारी बैंकों के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, कहना गलत नहीं होगा, और सब जानते भी हैं, सबको इससे वाकिफ हैं। फिलहाल सरकार भी इसे लेकर काफी संजीदा है। उसने एक बोर्ड का गठन किया है जो समय समय पर बैठक करता है, और अब सरकार की नजर इस पर है कि क्वालिटी पर इंप्रूवमेंट हो और जो क्वांटिटी है बैंकों की उसे घटा दी जाए। फिलहाल इस पेशकश में भी इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन नक्षत्र पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी।